सबको लगता है। एक एंकर अपनी न्यूज रूम में चिल्ला चिल्ला कर लोगों को एक जानकारी दे रही थी। लोगों को भी सचेत रहना चाहिए। अगर सच्चाई सामने नहीं आती तो किसी बेगुनाह को जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़ते रहना पड़ता, और इसका जवाब कौन देता। उन पर झूठा आरोप लगाने वाली उस पागल लड़की की दिमागी हालत को देखते हुए अदालत ने उसे मेंटल असाइलम भेजकर अच्छा ट्रीटमेंट देने का फैसला सुनाया है और अस्पताल को ये चेतावनी दी है कि इस लड़की से ज्यादा दूरी बनाए रखें, क्योंकि वो काफी खतरनाक बीमारी से ग्रसित है जो किसी की जान लेने के लिए जरा भी नहीं हिचकिचाएगी। 1 महीने बाद एक खोजी महिला पत्रकार के हाथ में उस लड़की की मेडिकल कंडीशन, उसकी दिमागी बीमारी और उसके भयानक बर्ताव के रिपोर्ट्स थी। स्किज़ोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन, फाइनल स्टेज, एक अखबार में छपा था। 25 साल की खुश मिजाज लड़की क्या ड्रग्स की आदी हो गई थी? पेन को उंगलियों पर घुमाते हुए वो सोचने लगी। कल सुबह मेंटल असाइलम में जाकर उस लड़की की हालत और उसकी हालत में हुए सुधार के बारे में जानकारी लेनी है। उस मेंटल असाइलम की एकदम घोटू कमरे में उस लड़की को ले जाया गया था। छोटे से कमरे में घुली हुई सीलन, दवाइयों की कड़वी गंध और दूर से आती पागलों की स्पष्ट चीखें। अंदर जलती ट्यूबलाइट मध्यम रोशनी में झिलमिला रही थी, मानो उसकी रोशनी भी यहाँ की सड़ांध से थक चुकी हो। केंद्र में लोहे का भारी भरकम बेड था, जिस पर चमड़े की मोटी पट्टियों से एक लड़की को बांध दिया गया था। उसके दोनों हाथ बेड के सिरों से कसकर जकड़े गए थे। टखनों पर पट्टियां इतनी कसी थी कि मांस में गहरे निशान पड़ चुके थे। वो छटपटा रही थी, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम थी। उसके नाखूनों की कोरों से सूखा खून झलक रहा था। शायद उसने खुद को छुड़ाने के लिए पहले भी संघर्ष किया था। कमरे के कोने में खड़ी नर्स सुनीता ने एक ठंडी निगाह लड़की पर डाली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस हाथों में पकड़े शॉक मशीन के इलेक्ट्रोड्स को कसकर दबाए खड़ी थी। डॉक्टर शर्मा धीमे कदमों से आगे बढ़े। उनकी झुर्रीदार आंखों में ठंडा आकलन था, मानो ये सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर है। तैयार? उन्होंने सुनीता की ओर बिना देखे पूछा। सुनीता ने सिर हिलाया और शॉक मशीन चालू कर दी। नहीं प्लीज, नहीं। लड़की की दबी दबी चीख कमरे में गूंज उठी। उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसकी गर्दन रस्सी के बल बंधे किसी पशु की तरह ऐंठने लगी। शुरू करो, डॉक्टर ने कहा। सुनीता ने दोनों धातु के इलेक्ट्रोड्स को लड़की के गीले माथे से चिपका दिया। झटका पहला। स्विच दबते ही कमरे में तेज चर्र की आवाज गूंज उठी। लड़की का पूरा शरीर झटके से ऊपर उछल गया, जैसे किसी ने लोहे की छड़ को जिंदा बिजली में जोड़ दिया हो। उसकी आंखें सफेद पड़ गई, बालों की लटें हवा में खींच गई, होठ कांपते हुए भयानक तरीके से फड़कने लगे। बिजली की लहरें उसके शरीर में दौड़ गई। उसकी उंगलियां आपस में टकरा रही थी, नाखून खून से भर गए थे। एक दहला देने वाली चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। उसकी पीठ झटके से इतनी ऊंची उठी कि कंधों के नीचे की पट्टियां चरमराने लगी। उसके पैरों की हड्डियां बिस्तर के किनारे से टकराई और पट्टियां इतनी कस गईं कि चमड़ी के नीचे की नसें नीली पड़ने लगी। दूसरा झटका। लड़की की मुड़ी हुई गर्दन के नीचे से लार की पतली धार बाहर बह निकली, परंतु डॉक्टर ने सुनीता की झिझक को अनदेखा कर दिया। स्विच ऑन करो। इस बार झटका और भी घातक था। उसकी दाढ़ें कसकर जकड़ गई, मांसपेशियां इतनी जोर से सिकुड़ गई कि उसकी गर्दन की नसें बाहर उभर आई। कमरे में सिर्फ झटकों की खौफनाक गूंज थी, बिजली की चीखती आवाज और हड्डियों के अंदर तक घुसते दर्द की दहशत। लड़की की आंखें अब स्थिर हो गई थी, होठ जोर से फड़फड़ा रहे थे, मगर उसमें अब शब्दों की ताकत नहीं थी। फर्श पर उसकी नाक से टपकता लाल खून। बस बंद करिए, सुनीता ने हकलाते हुए कहा। एक और। डॉक्टर का आदेश आया।
लेकिन स्विच ऑन करो। लड़की के शरीर ने एक आखिरी असंभव सा झटका लिया। उसकी पीठ पूरी तरह ऊपर उठ गई। उसकी गर्दन अजीब से कोण पर झुक गई। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। चेहरा पीला पड़ गया था। लेकिन तभी उसकी खुली आंखों में हलचल हुई। वो हंस रही थी, धीमे ठंडी सिरन भरी हंसी। सुनीता ने कांपते हुए पीछे देखा। लड़की की टूटी फूटी आवाज में गूंजता ठहाका किसी अनदेखी ताकत का संकेत था। डॉक्टर शर्मा की आंखें सिकुड़ गई। लड़की की पुतलियां धीमे धीमे ऊपर उठी और फिर कमरे की सारी बत्तियां झपक कर बंद हो गई। सुनीता की सांसें थम गई। डॉक्टर शर्मा ने कदम पीछे खींचा, लेकिन तभी लड़की का शरीर फिर से झटके से हिला, मगर इस बार किसी बिजली के कारण नहीं। उसकी पीली आंखें चमक उठी और इसका चेहरा भाव शून्य हो गया। कमरे में अब सिर्फ एक डरावनी भयानक खामोशी थी। उसे देखकर डॉक्टर शर्मा ने कहा, इसे अपने कमरे में ले जाओ और दरवाजा अच्छे से बंद करो, ये काफी खतरनाक है। डॉक्टर शर्मा गाड़ी से अपने घर के लिए निकले। बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी। अस्पताल की लंबी ठंडी गलियों में स्ट्रेचर की पहियों की चरमराहट की आवाजें आ रही थी। सुनीता और 2 वार्ड बॉय उस लड़की को उसके कमरे में वापस ले जा रहे थे। उसकी पतली सूखी काया अब भी हल्के झटकों से कांप रही थी। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी। अस्पताल की पुरानी जंग लगी खिड़कियों से पानी की धारें अंदर तक आ रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट से पूरी इमारत थर्रा रही थी और हर चमकदार बिजली की गूंज पर कुछ मरीज अपने बिस्तरों में सिहर जाते। कुछ सोते रहते तो कुछ बड़बड़ाने लगते। आ रहे हैं, हमें लेने आ रहे हैं। हाँ। सुनीता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस जल्दी से काम खत्म करके यहाँ से निकल जाना चाहती थी। वे स्ट्रेचर को एक संकरी गली से ले जाते हुए कमरे नंबर 313 के सामने रोके। लोहे का पुराना दरवाजा जंग खा चुका था और उस पर पहले से लगे गहरे नाखूनों के निशान अब और भी भयावह लग रहे थे। वार्ड बॉय ने दरवाजा खोला और सुनीता ने लड़की के निश्चल देह को बेड पर रखा। उसकी आंखें खुली थी, मगर उसमें कोई जीवन नहीं दिख रहा था। वह सीधे छत को घूर रही थी, जैसे कुछ देख रही हो। अरे, ये फिर हंस रही है। सुनीता ने पलटकर देखा। लड़की के सूखे फटे होठों पर एक हल्की अजीब सी मुस्कान थी। चुप हो जा, ज्यादा मत सोच। दूसरे वार्ड बॉय ने फुसफुसाया। जल्दी से उन्होंने उसके हाथों और पैरों की पट्टियां खोल दी, लेकिन सिर को पकड़ने वाली पट्टी अभी भी बंधी थी। अब चलो, सुनीता ने ठंडे स्वर में कहा। वे सभी कमरे से बाहर निकले। दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया और मोटे लोहे के लॉक को खटका लगा दिया गया। बारिश और तेज हो गई थी। बिजली लगातार कड़क रही थी। अस्पताल के भीतर मौजूद छायाओं में अंधेरा और घना होता जा रहा था। मेंटल असाइलम के अंधेरे कमरे में हल्की रोशनी झूल रही थी। सफेद दीवारों के बीच सफेद चादर से ढका लोहे का बेड और उस पर पड़ी एक लड़की, निर्जीव बेहोश, मगर उसकी आंखों के भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। सिर्फ उसकी आंखें ही जानती थी कि इस घुटन भरी चुप्पी के पीछे कितनी चीखें दबी हैं। उसका शरीर यहाँ पड़ा था, लेकिन दिमाग में वो बातें गूंज रही थी। यह लड़की पागल है, वो दिमागी मरीज है। ऐसे पेशेंट समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। जज साहब, इसे जल्द से जल्द सरकारी खर्चे पर किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए, ताकि किसी और की जिंदगी बर्बाद ना हो। रात का सन्नाटा पूरे मानसिक अस्पताल पर गहरा चुका था। बारिश की तेज बौछारें खिड़कियों से टकराकर डरावनी ध्वनि पैदा कर रही थी और हर कुछ मिनटों में कड़कती बिजली की सफेद चमक गलियारों की परछाइयों को स्थिर कर रही थी। सुनीता, अस्पताल की नाइट शिफ्ट कर्मचारी, अपने रूटीन चक्कर पर थी। अंधेरे गलियारों से जलती मिटती ट्यूबलाइट की झपकती रोशनी
माहौल को और भी भयावह बना रही थी। कुछ मरीज गहरी नींद में थे तो कुछ बड़बड़ाते हुए अपने बिस्तरों पर बैठे झोल रहे थे। दूर किसी कोने में एक बूढ़ी महिला धीमी आवाज में कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रही हो। सुनीता के कदम धीरे धीरे वार्ड के अंतिम छोर पर स्थित कमरा नंबर 313 के करीब पहुंचे। उसके भीतर अजीब सी घबराहट थी, मगर उसने खुद को संयंत्र रखा। दरवाजे के ऊपर बने छोटे होल से भीतर झांकते ही उसका कलेजा कांप गया। बेड पर वही लड़की पड़ी थी जिसका कुछ घंटों पहले ही शॉक ट्रीटमेंट हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली थी, सीधे छत की ओर टकटकी लगाए। कोई पलक झपकना नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई सांस नहीं। सुनीता का गला सूखने लगा। उसने खुद को तसल्ली देने के लिए एक गहरी सांस ली और सोचने लगी, शायद ये सिर्फ संयोग हो, शायद वो सोते हुए भी आंखें खुली रखती हो, जैसा कि कई मानसिक रोगियों के साथ होता है। लेकिन फिर भी कुछ अजीब था। कमरे के भीतर घोप अंधेरा था। रोशनी बस बाहर गलियारे की हल्की ट्यूबलाइट से छनकर आ रही थी, जिससे लड़की का चेहरा और भी सफेद और भयावह लग रहा था। सुनीता ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे का लॉक खोला और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां मौजूद हो। लड़की अब भी वैसे ही थी, बिल्कुल जड़, बिल्कुल निर्जीव। सुनीता ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बेड के करीब जाकर उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी पुतलियां जमी हुई थी, उसकी त्वचा सफेद और नीलापन किए हुए थे, जैसे सारा खून खींचकर कहीं और चला गया हो। सुनीता की धड़कन तेज हो गई। उसने हल्के कांपते हाथों से लड़की के कंधे को हिलाया। कोई हलचल नहीं। उसने और जोर से हिलाया, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। अब उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। उसने अपनी 2 उंगलियां लड़की की नाक के पास रखी। कोई सांस नहीं। अब वो कांपने लगी थी। उसने जल्दी से लड़की की कलाई थामी। उसकी नब्ज टटोलने लगी। कुछ नहीं, कोई स्पंदन नहीं, कोई हलचल नहीं। वो मर चुकी थी। सुनीता ने घबराकर हाथ पीछे खींच लिया। उसकी हथेली ठंडी हो गई थी, जैसे लड़की के मृत शरीर की ठंडक ने उसकी त्वचा को भी छू लिया हो। उसने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और डॉक्टर शर्मा का नंबर डायल किया। घंटी बजी। हेलो। डॉक्टर शर्मा की भारी नींद से भरी आवाज सुनाई दी। डॉक्टर। सुनीता की आवाज थरथरा रही थी। वो पेशेंट जिसका आज शॉक ट्रीटमेंट हुआ था, वो क्या हुआ? वो मर चुकी है। लाइन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर क्या बकवास कर रही हो? वो अभी कुछ घंटे पहले ही तो ठीक थी। नहीं सर, उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं, शरीर ठंडा पड़ चुका है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कहते हुए डॉक्टर ने फोन रख दिया। सुनीता ने फोन कट करके पीछे मुड़कर बेड की ओर देखा। लड़की अब भी उसी अवस्था में थी, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। उसकी आंखें अब छत की बजाय सीधे सुनीता की ओर देख रही थी। और ये देख, फोन सुनीता के हाथ से नीचे गिर पड़ा। रात के 1:30 बज चुके थे। आसमान से बरसती मूसलाधार बारिश, टीन की छतों पर पड़ती बूंदों की बेमियादे थप-थप और रह रह कर गूंजती कड़कती बिजली। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा था, लेकिन इस रात की निस्तब्धता के बीच एक अनदेखा भय छिपा था। डॉक्टर शर्मा की कार की हेडलाइट्स बारिश की धार को चीर रही थी। वाइपर लगातार सामने का दृश्य साफ कर रहे थे, मगर उनके भीतर की बेचैनी इतनी तीव्र थी कि उन्हें रास्ता धुंधला लग रहा था। सड़कें सुनसान थीं, पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एक जगह ऐसी थी जो कभी नहीं सोती, मेंटल असाइलम। जैसे ही डॉक्टर शर्मा असाइलम के पास पहुंचे, वहां की पुरानी भूतहा सी इमारत अंधेरे में डूबी नजर आई।
सड़क किनारे लगे लैंप पोस्ट की हल्की पीली रोशनी में वो जगह और भी डरावनी लग रही थी। भारी लोहे के गेट को जकड़ती बेलें, टूटी फूटी दीवारें और चारों ओर पसरा भयानक सन्नाटा, सब कुछ जैसे किसी डरावनी कहानी का हिस्सा हो। डॉक्टर ने गाड़ी रोकी। गेट के पास 3 लोग खड़े थे, 2 पुरुष कर्मचारी और एक महिला नर्स सुनीता। उसके चेहरे पर गहरी दहशत थी। डॉक्टर तेजी से कार से उतरे और उनकी ओर बढ़े। महिला नर्स कांपती आवाज में बोली, डॉक्टर साहब, मोनालिसा, उसने शायद ट्रीटमेंट बर्दाश्त नहीं किया, उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं। डॉक्टर ने गहरी सांस ली, अपनी भारी जैकेट झटकी और दोनों पुरुष कर्मचारियों को इशारा किया, हमें खुद देखना होगा। मेंटल असाइलम का लंबा सुनसान गलियारा अजीब सन्नाटे में डूबा था। दीवारों पर जगह जगह नमी के गहरे धब्बे थे और हवा में ब्लीच और पुरानी दवाइयों की तीखी गंध घुली हुई थी। हर कदम के साथ जूतों की चिर चिर की आवाज गूंज रही थी, मानो किसी अदृश्य चीज को जगा रही हो। जब वे कमरा नंबर 313 के पास पहुंचे तो दरवाजे के बाहर जलता बल्ब हल्के हल्के टिमटिमा रहा था। महिला नर्स सुनीता एकाएक रुक गई। उसकी आंखों में भय तैर रहा था। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, उसने धीमे स्वर में कहा। डॉक्टर ने उसकी ओर तीखी नजर डाली और बिना कुछ कहे दरवाजे का हैंडल घुमा दिया। दरवाजे के खुलते ही अंदर से बर्फीली ठंडक का एक झोंका बाहर निकला। मोनालिसा की लाश ठंडी फर्श पर पड़ी थी। कमरे में अजीब सी नमी और सड़ांस भरी गंध थी। कहीं से पानी टपकने की धीमी आवाज भी आ रही थी। डॉक्टर धीरे से आगे बढ़े। मोनालिसा की निर्जीव देह के पास घुटनों के बल बैठ गए और उसकी नब्ज टटोलने लगे। कुछ पल के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और उठते हुए कहा, मर चुकी है। डॉक्टर ने दोनों कर्मचारियों को इशारा किया और हल्के स्वर में कहा, इसका सिर दीवार पर दे मारो, लोगों को लगे कि इसने पागल खाने में अपना सिर दीवार पर पटक दिया है। कर्मचारी एक दूसरे को देखने लगे। डॉक्टर ने दोबारा कहा, मैं जा रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो फोन करना। डॉक्टर उस कमरे से निकले और अपने कार की तरफ जाते हुए उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला। एक नंबर डायल करते हुए उन्होंने फोन लगाया। एक ही रिंग में सामने वाले इंसान ने फोन रिसीव किया। डॉक्टर ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या बात है, लगता है मेरा फोन आने वाला है, ये तुम्हें पहले से ही पता था। अपनी बकवास छोड़ो और काम की बात करो। काम हो गया है, मेरे पैसे भेज देना। और डॉक्टर की कार उस घनघोर बारिश में सड़क पर दौड़ने लगी। दोनों पुरुष कर्मचारियों ने एक दूसरे की ओर कुटिल मुस्कान से देखा और मोनालिसा पर नजर डाली। आज तो मजा आएगा। और बाहर खड़ी सुनीता से कहा, चलो तुम जाओ, हम बाकी का काम संभाल लेंगे। सुनीता भी रुकना नहीं चाहती थी। बगैर पीछे मुड़े वो अपने कमरे की तरफ चलने लगी। बाहर तेज बारिश और बिजली की चमक दिल में खौफ पैदा कर रही थी। सन्नाटे में डूबे उस मेंटल असाइलम में किसी मरीज के चीखने की आवाज से वो एकदम से डर जाती। तेजी से कदम बढ़ाते हुए वो अपने कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा बंद कर लिया। गहरी सांस ली। आज पहली बार उसे डर लग रहा था। वो अपने बेड पर बैठ गई और टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाई। तभी पता चला कि कमरे की चाबियां तो वो अपने साथ ले आई है। 2 घूंट पानी पीकर वो दोबारा अपने बेड से उठी और दरवाजा खोलकर बाहर देखा। बाहर जानलेवा सन्नाटा फैला था, पर वो चाबियां लेकर वार्ड से चलते हुए मोनालिसा के कमरे की तरफ जाने लगी, जहां वे दोनों पुरुष कर्मचारी थे। कमरे के पास पहुंचकर जैसे उसने भीतर झांक कर देखा, वो सन्न रह गई। क्या कर रहे हो तुम लोग? एक कर्मचारी मोनालिसा के मृत शरीर के साथ गंदी हरकत कर रहा था। सुनीता कुछ कहने ही वाली थी कि तभी किसी चीज ने उसके सिर पर जोर से वार किया। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके पीछे दूसरा कर्मचारी खड़ा था। अरे इसे क्यों मारा? समझाकर चुप कर देना चाहिए था। तुम्हें लगता है ये समझाकर चुप हो जाती? पर होश में आते ही वो सारी बातें डॉक्टर को बता देगी। इसका भी सर दीवार पे दे मारते हैं, सुबह बता देंगे
कि मोनालिसा ने पागल के दौर में सुनीता का सर फोड़ दिया और खुद भी अपना सर पटक पटक कर मर गई। हाँ, ये ठीक रहेगा, चलो इसे साइड में रख दो। एक कर्मचारी दूसरे से बोला। आज तो मजा आ जाएगा। दूसरा कर्मचारी सिर हिलाते हुए बोला। तू शराब की बोतल लेकर आ, मैं गाड़ी से कुछ सामान लाता हूँ। दोनों पुरुष कर्मचारी कमरे से बाहर निकले और कमरा बंद कर दिया। मोनालिसा की लाश अब भी वैसे ही पड़ी थी, मगर उसकी एक उंगली धीरे धीरे हिल रही थी। कमरे के बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। बिजली की गड़गड़ाहट से हर बार अंधेरा और भी डरावना लगने लगता। तेज बारिश की बूंदें लोहे के शेड पर गिर रही थी। हर बूंद जैसे घड़ी की सुइयों की तरह किसी अनहोनी का इशारा कर रही थी। ठंडी हवा में घुली शीतल और फंफूदी की गंध पूरे मेंटल असाइलम को और भी डरावना बना रही थी। पहला कर्मचारी पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसके जूतों की आवाज भीगती जमीन पर हल्की हल्की गूंज रही थी, पर बीच बीच में उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज में एक और आवाज मिल रही हो, किसी और के कदमों की आहट। उसने झटके से सिर घुमाया, कोई नहीं था। उसने लंबी सांस खींची और आगे बढ़ने लगा, लेकिन छप छप वही आहट। अब की बार वो रुका नहीं, बल्कि अचानक से मुड़कर पीछे देखा। खाली गलियारा, सिर्फ दीवारों पर पानी की बूंदें टपक रही थी और दूर जलता हुआ बल्ब मंद मंद झपक रहा था। शायद मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाया और तेजी से कदम बढ़ाने लगा। पर जैसे ही वो एक कोने के पास पहुंचा, उसके दाएं कान में किसी के धीरे से फुसफुसाने की आवाज आई, रुक जा। उसका खून जम गया। उसने घबराकर इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तेजी से सांस लेते हुए वो पार्किंग में पहुंचा और अपनी गाड़ी की डिक्की खोली। जैसे ही उसने अंदर से गम का पैकेट निकाला और जेब में डाला, कोई सरसराने की आवाज आई। उसने नजर उठाई। सामने दीवार के कोने में एक परछाई खड़ी थी। उसका काला ढांचा एक इंसान की तरह दिख रहा था, मगर उसकी आंखें सुर्ख लाल थी जैसे सुलगता हुआ अंगारा। उसका शरीर जम गया, उसका गला सूखने लगा। वह आकृति हिली नहीं, वो बस वहीं खड़ी थी, उसे देखती हुई। कौन है वहां? आखिर हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे उस आकृति की ओर बढ़ा, पर जैसे ही वो वहां पहुंचा, वहां कुछ नहीं था, बस भीगी दीवार और नीचे गिरती पानी की बूंदें। हवा ठंडी हो गई थी, इतनी ठंडी कि उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। उसने घबराकर खुद को झटका दिया और तेजी से अस्पताल की ओर भागा। दूसरा कर्मचारी असाइलम के स्टोर रूम में घुस चुका था। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे साफ साफ एहसास हुआ कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा उसे ही देख रहा है। किसी के कदमों की आहट महसूस हो रही थी। वह घबरा कर पलटा और दरवाजा खोलकर धीरे से बाहर झांक कर देखने लगा, पर खामोशी से घिरे उस सुनसान गलियारे में कोई नहीं था। बस टिमटिमाता हुआ बल्ब जो झपक झपक कर बंद होने की कगार पर था। ये क्या हो रहा है मुझे? वो बुदबुदाया। उसने अपना डर झटकते हुए स्टोर रूम में एक अलमारी के अंदर रखी अपनी शराब की बोतल खोजने शुरू की, लेकिन बोतल वहां नहीं थी। ये क्या हो रहा है? मैंने तो यही रखी थी। वो तेजी से इधर उधर देखने लगा। तभी पीछे से एक कांच की बोतल नीचे गिरकर टुकड़ों में बिखर गई। उसका दिल जोर से उछला। डर के मारे उसने तेजी से पलट कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसकी टूटी हुई बोतल के टुकड़े जमीन पर बिखरे थे। और तभी किसी के कदमों की आहट उसके कानों पर पड़ी। शायद स्टोर रूम के भीतर उसके अलावा कोई और मौजूद था। अरे अजय, वहां तू है क्या? पर कोई जवाब नहीं आया। लोहे के बड़े बड़े रेक के बीच से चलते हुए वो देखने लगा।
पर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर कुछ दूर दरवाजे के पीछे रखी लकड़ी की अलमारी के शीशे पर गई। थोड़ा अंधेरा होने की वजह से साफ नजर नहीं आ रहा था, पर किसी की परछाई उसे शीशे में दिखाई दे रही थी। वो साया उसी को देख रहा था। अजय, वहां क्या कर रहा है? चलते हुए वो उस अलमारी के पास पहुंचा तो कोई नहीं था। वो सोच में पड़ गया। शीशे में वो परछाई किसकी थी? पर अलमारी के उस खुले दरवाजे के भीतर एक बड़ी शराब की बोतल दिखाई दी। ये किसकी बोतल है? किसकी भी हो, अपने को क्या? उसने शराब की बोतल उठाई और अपनी जेब में जबरन घुसेड़ने लगा। पहला कर्मचारी तेज कदमों से मोनालिसा के कमरे की तरफ चलने लगा। उसके दिमाग में शैतानी ख्यालों ने घर कर लिया था। पर यह पहली बार नहीं था। इससे पहले भी वो ऐसे ही कई महिलाओं को और लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना चुके थे। जिंदा तो जिंदा, पर महिलाओं की लाशों के साथ भी वो लोग घिनौनी कृत्य करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। मोनालिसा के कमरे के पास पहुंचा और दरवाजे पर लगा लॉक निकाला। कमरे के भीतर दाखिल हुआ तो वो महिला जमीन पर लहूलुहान हालत में पड़ी थी। उसने बेड पर नजर डाली तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो सन्न रह गया क्योंकि मोनालिसा की लाश वहां पर नहीं थी। वो सोच में पड़ गया क्योंकि महिला कर्मचारी सुनीता अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ी थी, किंतु मोनालिसा, उसकी लाश कहाँ गई? उसका गुस्सा फूट पड़ा। उस हरामी ने मुझे धोखा दिया। क्या हुआ है वो समझ चुका था। उसका साथी यानी दूसरा कर्मचारी मोनालिसा की लाश को कहीं और ले जाकर अकेले ही मजा कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल उठी। वो दांत पीसते हुए दूसरे कर्मचारी को खोजने निकल पड़ा। इधर स्टोर रूम से बाहर निकलकर दूसरा कर्मचारी सीधा मोनालिसा के कमरे में पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मोनालिसा कहाँ गई? और उसके दिमाग में भी वही ख्याल आया। उसी के साथ अपने दोस्त की तलाश में वो कमरे से बाहर निकला। बारिश अब हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन असाइलम के गलियारे में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत यहाँ के हर कोने में छिपकर बस यही समय का इंतजार कर रही हो। पहला कर्मचारी गुस्से में पैर पटकता हुआ स्टोर रूम की ओर बढ़ा। साला, यहीं छिपा होगा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने उसे धक्का दिया। कर आवाज करते हुए दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। इतनी ठंडी कि उसकी हड्डियां कांप उठी। उसने झटके से अंदर कदम रखा और चारों ओर देखने लगा। अंधेरा, गहरा काला अंधेरा। बस दूर एक कोने में हल्का सा बल्ब टिमटिमा रहा था। उसने स्विच दबाकर लाइट चालू कर दी। पीली रोशनी में पुरानी अलमारियां, धूल से भरे फर्नीचर और कोनों में जमी मकड़ियों की जालियां दिखने लगी। अबे, कहाँ छुपा है? बाहर आ! उसने गुस्से में चिल्लाते हुए अपने साथी को आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। हवा अब भी सर्द और भारी थी, जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। उसने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाते हुए कहा, मुझे पता है, मोनालिसा को लेकर तू यहीं कहीं छुपा है। चल, अब नाटक बंद कर, बाहर आ! अपने दोस्त को आवाज देते हुए वो आगे बढ़ने लगा। फर्श पर पड़े पुराने कागज और धूल उसके पैरों के नीचे दबकर सरसराने लगी। तभी उसकी नजर नीचे फर्श पर पड़ी। एक अलमारी के पीछे जमीन पर पड़ी मोनालिसा का चेहरा नजर आ रहा था, सफेद, स्थिर, निर्जीव। उसके मन में एक ही ख्याल आया, ये कमीना लाश को यहाँ घसीट कर ले आया और अब इसके साथ मजे कर रहा है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। उसने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने देखा। मोनालिसा की लाश अचानक खींची जाने लगी, जैसे कोई उसे घसीट कर अंधेरे में ले जा रहा हो। अबे रुक, क्या कर रहा है तू? उसने गुस्से में दहाड़ा और अलमारी को लांघ कर वहां तक पहुंचा, पर कुछ नहीं था। मोनालिसा की लाश गायब हो चुकी थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी दूर एक अलमारी के पीछे फर्श पर फिर वही चेहरा दिखाई दिया।
मोनालिसा का निर्जीव चेहरा। अबे कमीने, तू क्या कर रहा है? उसने दांत पीसते हुए अपने साथी को चेतावनी दी, पर इस बार लाश और तेजी से घसीट ली गई। जरूर उसके कदम ठिठक गए। गुस्से में वो दौड़ता हुआ अलमारी के पीछे पहुंचा, पर वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ धूल। अब उसे सचमुच गुस्सा आने लगा। तभी उसके ठीक पीछे एक अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। लकड़ी के रगड़ खाने की तीखी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। अंधेरे में डूबी उस अलमारी का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर कुछ था, वहां कोई या कुछ जो उसे देख रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने गला साफ किया और गुस्से से चिल्लाया, बस बहुत हो गया। अगर तू नहीं रुका तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मोनालिसा को मेरे हवाले कर दे। कमरा बिल्कुल शांत था, बस हल्की हल्की हवा की सरमराहट थी। पर अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। ठंडी सांसों की छुअन उसकी गर्दन से होकर गुजरी। उसका शरीर झंझना उठा। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा और तभी उसके मुंह से दर्द से भरी चीखें निकलने लगी, इतनी जोर से कि पूरा स्टोर रूम उसकी गूंज से कांप उठा। और उसी के साथ पूरे मेंटल असाइलम में मरीज जोर जोर से चीखने लगे। अपने दोस्त की वो चिल्लाने की आवाज सुनकर ऑफिस के कमरे में शराब की बोतल रखने आया दूसरा कर्मचारी बुरी तरह घबरा गया था। उसके कानों में ना सिर्फ अपनी साथी की दिल दहला देने वाली चीखें गूंज रही थी, बल्कि पूरे मेंटल असाइलम के मरीज चिल्ला रहे थे। चारों तरफ से आती वह भयानक आवाजें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। उसका बदन पसीने से भीग चुका था, पर किसी अनहोनी की आशंका से भरे दिल के साथ वो दौड़ता हुआ स्टोर रूम की ओर बढ़ा। उसका साथी अंदर फंसा हुआ था और उसकी चीखें धीरे धीरे धीमी पड़ रही थी। गिरते पड़ते स्टोर रूम के सामने पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने झट से हैंडल घुमाने की कोशिश की, पर दरवाजा हिला तक नहीं। घबराहट में उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। इस बीच मरीजों की दिमाग हिला देने वाली आवाजें और तेज हो गई। उन आवाजों ने जैसे उसका दिमाग कुतरना शुरू कर दिया था। अब वो खुद भी चिल्लाते हुए अपने दोनों कानों को कसकर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गई थी। दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंज रही थी। अचानक वो सब आवाजें शांत हो गई। ना मरीजों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, ना उसके दोस्त की आवाज आ रही थी। चारों ओर एक जानलेवा सन्नाटा छा गया था। वह घबराते हुए उठा और स्टोर रूम के दरवाजे की ओर देखा। अब वो आधा खुला हुआ था। ये कैसे हो सकता है? उसका दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। खुले दरवाजे से धीरे से भीतर दाखिल हुआ। कमरे के भीतर लाइट नहीं थी। उसने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च शुरू की। रमेश, कहाँ है तू? अपने दोस्त को आवाज लगाते हुए वो एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा। पूरा स्टोर रूम देख लिया। अब वो स्टोर रूम के आखिरी छोर पर पहुंच गया था, पर उसका दोस्त कहीं नहीं था। तभी उसके कानों पर दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो स्टोर रूम के उस दरवाजे से उसका दोस्त बाहर जाता दिखाई दिया। अरे रमेश, रुक जा, कहाँ जा रहा है? अपने दोस्त को आवाज लगाते हुए वो स्टोर रूम के उस दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा। स्टोर रूम काफी बड़ा था। दौड़ते हुए वो दरवाजे तक पहुंचा और बाहर गया तो उसका दोस्त मेंटल असाइलम के आखिरी छोर पर जाता दिखा और अंधेरे में गुम हो गया। वो रास्ता तहखाने की तरफ जाता था। उसने दोबारा दौड़ लगाई और तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आया, पर तभी कुछ कदमों पर स्थित दाईं तरफ के कमरे का वो दरवाजा एकदम से बंद होने की आवाज आई। वह उस कमरे के पास पहुंचा और दरवाजा पीटते हुए बोला, रमेश, मुझे पता है तू अंदर है,
जल्दी से मोनालिसा को लेकर बाहर आ, वरना मैं डॉक्टर को फोन कर दूंगा। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पोस्टमार्टम रूम का दरवाजा उसके सामने था, पुराना, जंग खाया हुआ और डरावनी चुप्पी से भरा। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और कांपते हुए दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक अजीब सी चरमराहट के साथ खुला, मानो किसी ने अंदर से उसे जबरदस्ती रोक रखा था। अंदर घना अंधेरा पसरा था। उसने जैसे ही मोबाइल की टॉर्च जलाने के लिए बटन दबाया, टॉर्च एक पल के लिए चमकी और फिर झपक कर बंद हो गई। कमरे में अंधेरा और भी घना हो गया। उसने घबराते हुए मोबाइल को जोर जोर से हिलाया। टॉर्च फिर से जली। हल्की हल्की रोशनी में उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई। पोस्टमार्टम रूम की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे सूख कर काले पड़ चुके थे। टाइल्स जगह जगह से टूटी हुई थी। लोहे के कहीं जंग लगे औजार एक टेबल पर अस्त व्यस्त पड़े थे, जैसे किसी ने इनका इस्तेमाल कर किसी को चीरा हो और फिर जल्दी में छोड़ दिया हो। टॉर्च की हल्की रोशनी में कोने कोने पर जमी गहरी धूल और मकड़ी के जाले भी साफ साफ नजर आ रहे थे। फिर अचानक बिजली की एक झलक कमरे में चमकी और तुरंत बंद हो गई। उसका शरीर सुन्न हो गया था। कुछ देर तक वो हिम्मत जुटाकर खड़ा रहा, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। किसी की ठंडी सांसें उसकी गर्दन के पास महसूस हो रही थी। उसका गला सूख गया। उसने घबराकर धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। फिर कमरे की बत्तियां अचानक एक पल के लिए फिर से जल उठी और उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। सामने पोस्टमार्टम टेबल पर एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई लाश रखी थी। यह क्या है? उसका बदन बुरी तरह कांपने लगा। लाश पूरी तरह से सफेद चादर में लिपटी थी, लेकिन उसके पैरों की दिशा कुछ अजीब थी, जैसे शरीर को जबरदस्ती मोड़ा गया हो। उसने हिम्मत जुटाकर कमरे में आगे कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ उसकी धड़कन और तेज होती गई। फिर बत्तियां फिर से बुझ गईं। कमरा दोबारा अंधेरे में डूब गया। अचानक उसे अपने पीछे किसी के भारी भरकम कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक बत्तियां फिर से जल उठी और इस बार उसने जो देखा उसने उसकी आत्मा को जैसे शरीर से बाहर निकाल दिया। पोस्टमार्टम टेबल पर पड़ी लाश का सफेद कपड़ा खिसक चुका था। टेबल पर मोनालिसा की लाश सफेद कपड़े में लिपट कर रखी हुई थी। इतनी देर से उसके दिल में बसा डर थोड़ा कम हो गया। मोनालिसा के खूबसूरत जिस्म को देखकर वो बोला, साले, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? अगर सीधे सीधे बोल देता कि पुराने पोस्टमार्टम रूम में आ जाना तो मैं आ जाता। चल, अब तू भी बाहर आ, बहुत काम करना है। इतना कहकर वो अपने दोस्त को इधर उधर ढूंढते हुए आवाज लगाने लगा। तभी उसे अपने पीछे कुछ हलचल होती सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पोस्टमार्टम टेबल पर पड़ी उस लाश का चेहरा दोबारा किसी ने ढक दिया था। रमेश, नाटक करना बंद कर, बाहर आ। और क्या इसका मुंह ढक रहा है? कहते हुए उसने झट से लाश के ऊपर से झट से वो सफेद कपड़ा पूरी तरह से हटा दिया और सामने का नजारा देख जैसे उसके दिल ने एक पल के लिए धड़कना ही बंद कर दिया। पोस्टमार्टम टेबल पर मोनालिसा की नहीं, बल्कि उसी के दोस्त की लाश पड़ी थी। वो भी उसके पेट के ऊपर का ही हिस्सा था। आधी लाश गायब थी। कांपते हाथों से उसने टॉर्च की रोशनी फर्श पर डाली। पूरी जमीन खून से लाल हो गई थी। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए और तभी टेबल पर पड़ी लाश के मुंह से एक दर्द भरी कराह निकली, जिसे सुनकर वो डर के मारे एकदम से पीछे की तरफ हट गया। पर खून पर पैर फिसलने की वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा और उसी के साथ मोबाइल बंद हो गया। फर्श पर फैले गीले चिपचिपे खून से उसका शरीर भीग चुका था। उस बेहद डरावने और घिनौने एहसास ने उसे भीतर से झकझोर कर रख दिया था। अंधेरे में उसे सिर्फ अपने इर्द गिर्द
किसी की खौफनाक मौजूदगी महसूस हो रही थी। घबराकर उसके हाथ जमीन पर गिरे मोबाइल को तलाश रहे थे, पर हाथ लग रहा था तो खून और सिर्फ खून। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा आधा खुला था। वो झट से उठा और दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा, पर लग रहा था जैसे कोई उसी के तेजी के साथ उस पर झपटने के लिए दौड़ रहा है। पर वो पूरी जान लगाकर दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा। सांस फूलने लगी, दिल जोर से धड़कने लगा, गला सूख चुका था, आंखों में मौत का साया नजर आने लगा। अब उसे अपना अंत नजर आ चुका था। वो डरावना साया उस पर झपट ही पड़ा था, पर तभी वो दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके साथ ही दरवाजा बंद हो गया, पर बगैर पीछे मुड़े वो दौड़ता रहा। गिरते पड़ते वो तहखाने से बाहर निकला और ऑफिस रूम की तरफ भागने लगा। दौड़ते हांफते ऑफिस रूम के भीतर पहुंचा और लैंडलाइन कनेक्शन से डॉक्टर को फोन लगाया। डॉक्टर साहब, जल्द से जल्द अस्पताल आइए। क्या हुआ, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? डॉक्टर साहब, यहाँ कुछ भयानक हो रहा है, आप जल्दी आइए। क्या आप बकवास कर रहे हो? तुम होश में तो हो या पी रखी है? डॉक्टर साहब, माँ कसम मैंने शराब नहीं पी, आप जल्दी से यहाँ आइए। वो मोनालिसा की लाश गायब हो चुकी है और रमेश इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। रमेश को क्या हुआ और तुम रो क्यों रहे हो? रमेश को किसी आगे कुछ बोलता, इससे पहले फोन कट गया और बाहर कहीं शॉर्ट सर्किट से बिजली चली गई। अब पूरे अस्पताल में जानलेवा अंधेरा और गहरी खामोशी फैल गई, और उस खामोशी में उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। छोटी सी आवाज भी होती तो वो सिहर उठता। बिना आवाज किए उसने धीरे से टेबल का ड्रॉअर खींचकर भीतर हाथ डालकर टटोलने लगा। एक टॉर्च हाथ लग गई, बटन दबाकर टॉर्च शुरू की और उस टॉर्च की रोशनी में अपने आजू बाजू देखने लगा, पर गहरी खामोशी के अलावा कुछ नहीं था। तभी उसे अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, पर बाहर जाकर देखने की उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। वो चुपचाप उस कमरे के एक कोने में दुबक कर बैठा डॉक्टर साहब का इंतजार करने लगा। रह रहकर उसका शरीर सिहर उठता। तभी झट से दरवाजा खोलकर उसका दोस्त रमेश भीतर दाखिल हुआ और उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, क्या बे साले, मोनालिसा कहाँ है? अकेले अकेले मजा लूटना चाहता है? तेरी सारी हरकत मैं डॉक्टर साहब को बता दूंगा, नौकरी चली जाएगी, देख ले। रमेश को सामने देख वो खुशी के मारे पागल हो गया। रमेश तो जिंदा है? जिंदा हूं का क्या मतलब? मुझे क्या हुआ है? मैंने अभी अभी तुझे पोस्टमार्टम रूम के टेबल पर सफेद कपड़े में देखा था। मतलब तूने शराब भी अकेले पी ली? नहीं, मैंने शराब नहीं पी। ये देख, बोतल अभी भी मेरे पास है। और टेबल के नीचे रखी उस बोतल को उठाकर रमेश को दिखाई। अबे वो शराब के नहीं, पानी की बोतल है, उसमें पानी है। शायद तेरा दिमाग खराब हो गया है। बोतल का पानी अपने सर पर डाल और ठंडा हो जा और बता मोनालिसा कहाँ है। और उसे काफी गुस्सा आया। उसने सचमुच वो बोतल अपने सर पर डालकर खाली करके बोला, मुझे सच में नहीं पता मोनालिसा कहाँ है। अरे मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ, और खून से सने मेरे हाथ देख। इतना कहकर उसने अपने खून से सने हाथों को सामने करके रमेश को दिखाया, पर उस कमरे में उसका दोस्त नहीं था। वो अकेला उसके कमरे में खड़ा था और अजीब सी स्मेल उसे अपने कपड़ों से आ रही थी। उसने जमीन पर पड़ी उस बोतल को देखा तो वो अति ज्वलनशील द्रव्य था। कुछ देर पहले वो शराब की बोतल समझकर वो बोतल उठा ले आया था और अब उसने अपने ऊपर उस ज्वलनशील द्रव्य को डाल दिया था। तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। मोनालिसा की गूंजती हंसी उसके कानों में किसी तपते लावा की तरह घूलने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं करूंगा। वो रोता बिलखता हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगा। तभी उसे एक कार का हॉर्न सुनाई दिया। उसकी आंखें चमक उठी, दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि यह हॉर्न डॉक्टर साहब की कार का था। मतलब वे आ चुके थे। वो उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा
और मोनालिसा धीरे धीरे उसके करीब आती हुई महसूस हुई। तभी मोनालिसा की हल्की आवाज उसकी कानों में गूंजने लगी। क्या हुआ? डर लग रहा है? और एक खौफनाक हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। वह डरावनी हंसी सुनकर तेज कदमों से दरवाजे की तरफ भागा और दरवाजा खोलकर बाहर दौड़ पड़ा। पर बाहर हाथ में सिगरेट जलाकर चलते डॉक्टर साहब के साथ आए एक और आदमी से टकरा गया और टॉर्च गिरकर बरामदे में गोल गोल घूमने लगी। सिगरेट की आग उसकी कपड़ों में लग गई और देखते ही देखते उसे आग की लपटों ने घेर लिया। पलक झपकते घटी उस घटना से वो दंग रह गए। आग की लपटों में घिरा वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा और बाहर की तरफ भागने लगा, पर कमरे की दीवार से टकराकर वो जमीन पर गिर गया और फिर ना उठ सका। देखते ही देखते वो बुरी तरह से जलकर तड़पने लगा। डॉक्टर साहब और उसके साथ आए दूसरे आदमी ने जैसे तैसे उसकी आग बुझाई और उसे स्ट्रेचर पर लाद कर एक कमरे में ले गए। डॉक्टर साहब ने उसकी हालत देखकर कहा, इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। तभी उनके साथ आया आदमी बोला, नहीं, पहले मोनालिसा को ठिकाने लगाओ, पर तब तक मर जाएगा। मर जाने दो, मुझे परवाह नहीं, पर मोनालिसा बच गई तो मैं जरूर मर जाऊंगा। अरे वो पागल है और अदालत ने भी उसे पागल करार दिया है। अदालत ने वो फैसला किया जिसके सबूत और गवाहों को खरीदकर हमने सामने रखा, पर वो पागल नहीं है और ये बात जब तक वो जिंदा है तब तक कैसे भी बाहर जा सकती है। कल वो न्यूज़ रिपोर्टर उसकी हालत देखने आने वाली है। गलती से उसे कुछ ऐसा पता चल गया जो इसकी दिमागी हालत को सही बता सके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुझे काम करना ही होगा। तुझे और पैसे चाहिए? दूंगा, पर पहले उसे खत्म कर। मुझे उसकी लाश देखनी है। इतना कहकर वो दोबारा जाने लगा। तभी पीछे से डॉक्टर ने कहा, तुम्हें भी ये जान लेना चाहिए कि अगर मैं इस केस में फंस गया तो मुझे सिर्फ कुछ दिनों की जेल होगी, पर तुम जिंदगी भर बाहर की दुनिया नहीं देख सकोगे। इसलिए बेहतर होगा कि अपने दोस्तों को बुलाकर यहाँ जो भी परेशानी खड़ी हुई है उसे सुलझाने की कोशिश करो। डॉक्टर की बात सुनने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। अपनी कार में बैठते हुए उसने अपनी बाकी साथियों को कॉल लगाया। डॉक्टर ने भी मुट्ठी भींचते हुए जमीन पर पड़ी टॉर्च उठाई और मोनालिसा के कमरे की तरफ जाने लगे। उनके जूतों की आवाज उस सन्नाटे को चीरते हुए पूरे अस्पताल में गूंजने लगी। दरवाजा खोलकर उन्होंने भीतर रोशनी डालकर देखा तो वहां मोनालिसा की लाश नहीं थी, ना ही सुनीता थी। अब वो सुनीता को आवाज लगाकर गलियारे में घूमने लगे। सुनीता, कहाँ हो तुम? रमेश, सुनीता, कहाँ हो तुम लोग? और तभी वो एक जगह रुक गए। उन्होंने देखा कि तहखाने की तरफ उतरती उन सीढ़ियों से कोई नीचे जा रहा है। उन्होंने हाथ में पकड़ी टॉर्च की रोशनी डाली, पर तब तक वो जो कोई भी था पोस्टमार्टम कमरे के भीतर जा चुका था। उन्होंने सीढ़ियां उतरना शुरू की और पोस्टमार्टम कमरे के बाहर खड़े होकर दरवाजा पीटने लगे। रमेश, सुनीता, क्या तुम दोनों अंदर हो? देखो, तुम्हारे अफेयर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर इस वक्त हम एक बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। जल्दी से बाहर निकलो और मेरी मदद करो। पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वह दरवाजे पर दस्तक देने ही वाले थे, पर तभी दरवाजा खुद ब खुद भीतर की तरफ खोलने लगा। वो भीतर दाखिल हुए तो टॉर्च की रोशनी में उनकी नजर पोस्टमार्टम टेबल पर गई, जहां सफेद कपड़े में एक लाश रखी हुई थी। वे हैरान हो गए, ये किसकी लाश है और यहाँ किसने रखी? ये पोस्टमार्टम कमरा तो कई सालों पहले ही बंद किया गया है। वे धीरे धीरे भीतर की तरफ जाने लगे। तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। उन्होंने झट से मुड़कर देखा, पर बिना कुछ सोचे वो उस लाश की तरफ चलने लगे। गहरे सन्नाटे में आवाज आ रही थी तो बारिश की बूंदों की। वे धीरे धीरे लाश के करीब पहुंचे और लाश के ऊपर ढका कपड़ा हटाकर देखा तो वे सन्न रह गए, क्योंकि उस टेबल पर मोनालिसा की लाश थी। इसकी लाश यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? ये दोनों मुझे एक दिन बुरी तरह फंसा देंगे। गुस्से में उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और अपने दूसरे कर्मचारी रमेश को फोन करने लगे, पर मोबाइल की आवाज उसी कमरे से आ रही थी। वे चौंक गए। उन्होंने आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। मोबाइल की रिंग की आवाज अब बढ़ती हुई सुनाई दी
आवाज का पीछा करते हुए वे पोस्टमार्टम कमरे की दाईं तरफ बने बाथरूम के पास पहुंचे। हाथ में पकड़ी टॉर्च की लाइट की रोशनी अब भी आंख में चौली खेल रही थी। उन्होंने धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला और भीतर मोबाइल के टॉर्च की रोशनी डालते हुए देखने लगे और उनके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। कांपते हाथों पकड़ी टॉर्च की रोशनी में भीतर उनका वही आग में झुलसा हुआ कर्मचारी डर के मारे अपना बदन सिकोड़कर बैठा दरवाजे की तरफ देखकर दर्द से कराह रहा था। जैसे ही डॉक्टर को देखा वो और जोर से कराहते हुए रोने लगा। तुम ये यहाँ कैसे? डॉक्टर की जबान लड़खड़ा रही थी, पर तभी उस कर्मचारी की आंखें बड़ी हो गई। चेहरे पर मौत का डर साफ साफ नजर आने लगा, क्योंकि डॉक्टर के पीछे उसने एक बेहद ही डरावनी हंसी में मुस्कुराता साया देखा था। मौत का साया। मोनालिसा की डरावनी मुस्कुराहट उसके दिल को चीर रही थी। डॉक्टर ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और पीछे मुड़कर देखा तो पीछे मोनालिसा खड़ी थी। उसकी आंखों में देख डॉक्टर के दिल की धड़कन ही मानो रुक गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी एक और कार मेंटल असाइलम के उस बड़े से आंगन में आकर पहले से खड़ी कार के पास आकर रुक गई। अपनी गाड़ी से उतरकर तीनों लोग उस गाड़ी में जाकर बैठ गए। गाड़ी में बैठा वो शख्स हाथ में सिगरेट लिए मोबाइल पर एक वीडियो देख रहा था। उसकी तरफ देखते हुए घबराए हुए दूसरे शख्स ने पूछा, क्या बात है, हमें यहाँ क्यों बुलाया? मोबाइल पर उस वीडियो को देखते हुए सिगरेट का कश लेकर वो शख्स धीरे से बोला, मजा मिलकर किया था ना, तो बाकी बातों से मैं अकेला क्यों निपटूं? तभी कार के सामने की कांच पर टॉर्च की रोशनी पड़ती दिखाई दी। उसने वाइपर शुरू करके देखा तो डॉक्टर वर्मा इशारे से बुला रहे थे, चलो सब कुछ निपटा कर आते हैं। मोबाइल गाड़ी में रखकर चारों अस्पताल के भीतर जाने लगे। बारिश और तेज हो गई और वो मेंटल असाइलम पूरी तरह से रात के घने अंधेरे में खो गया। दूसरे दिन न्यूज़ चैनल पर लगातार न्यूज़ चल रही थी। न्यूज़ एंकर चिल्ला चिल्ला कर वो न्यूज़ बता रही थी क्या अपने ऊपर हुए अत्याचार की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करना गुनाह है? आज हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उसने अदालत से इंसाफ की उम्मीद की थी, पर उसे कहाँ पता था कि इंसाफ के लिए पैसे की चादर बिछानी पड़ती है। उस मासूम का तो एक बार हो गया, पर भरी अदालत में उन गुनहगारों को बचाने के लिए उनके चार वकील उस पीड़िता को ही दोषी साबित करते रहे। उसे बदचलन, जिस्म बेचने वाली, धंधा करने वाली कहकर उसका मानसिक रेप किया गया और इससे भी एक कदम आगे जाकर इसी को उसका पेशा दिखाया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही तो उसे मानसिक तौर पर बीमार साबित किया गया। अदालत ने उसे मेंटल असाइलम भेजकर गुनहगारों को बाइज्जत रिहा कर दिया और पिछले 1.5 महीने से वो मेंटल असाइलम में शॉक ट्रीटमेंट झेल रही थी। पर हम आज ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कल उसकी हत्या हो गई। जी हाँ, सही सुना आपने, उसकी हत्या की गई और सिर्फ उसकी ही नहीं, उस अस्पताल में काम करने वाले 2 और कर्मचारियों की भी हत्या कर दी गई। और ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं 4 दरिंदों ने की है, जिसके पक्के सबूत पुलिस के पास है। पुलिस ने बताया कि रात के समय मोनालिसा को खत्म करने 4 दरिंदे अस्पताल पहुँचे। पहले सुनीता नाम की महिला कर्मचारी ने विरोध किया तो उसके सर में डंडा मारकर बेहोश कर दिया, पर जब 2 कर्मचारी उसे बचाने आए तो इन 4 ने उनमें से एक को तेज धार वाले हथियार से काट दिया और दूसरे को जिंदा जला दिया। पर जिसे जिंदा जलाया उस कर्मचारी ने मरते वक्त डॉक्टर को फोन करके इसकी जानकारी दी। उन दरिंदों ने डॉक्टर पर भी जानलेवा हमला किया। डॉक्टर को दिल का दौरा पड़ने की वजह से वे आईसीयू में भर्ती हैं और महिला कर्मचारी पर अस्पताल में इलाज चल रहा है। और पुलिस ने 4 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास मिले मोबाइल के भीतर वो वीडियो भी मिला है जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि मोनालिसा का रेप इन्हीं 4 ने मिलकर किया था। मोनालिसा तो मर चुकी है, पर क्या अब ये इंसाफ उसके लिए कुछ मायने रखता है? तभी वो महिला एंकर एकदम से चुप होकर कुछ सुनने लगती है। शायद उसके पास कोई ब्रेकिंग न्यूज पहुंच गई थी। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई और थोड़ा गुस्से में वो न्यूज बताने लगती है। बेहद शर्मनाक न्यूज। पोस्टमार्टम कमरे से मोनालिसा का शव गायब हो चुका है। ये बेहद ही शर्मनाक घटना है। इतनी लापरवाही, एक पीड़िता का शव पोस्टमार्टम कमरे से गायब हो चुका है।
और इधर बेड पर पड़ी सुनीता अपने सामने चल रही उस न्यूज को देखकर खुद से बुदबुदाई। अब वो खुद फैसला करेगी कब, किसे, कहां और किस तरह की मौत देनी है।